प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान जो साइंस है आपके, और साइंस में जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के जितने भी आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो फिजिक्स में इनके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और फिजिक्स में जो 25 मार्क्स हैं वो मात्र एक वीडियो से आप पक्का कर सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो फिजिक्स में जो साइंस का पेपर आने वाला है 2025 में, तो उस पेपर में फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो आप देख सकते हैं आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चे एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी के आशीर्वाद से बोर्ड परीक्षा 2025 में साइंस के पेपर में सभी बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। और कंप्लीट फिजिक्स यानी कंप्लीट फिजिक्स के आपके 4 चैप्टर हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, और एक आपके विद्युत वाला चैप्टर है और एक आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी 4 चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। यानी अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसकी आपको परिभाषा है वो लिखनी है। और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। यानी एक तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो आपको अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है उसकी परिभाषा लिखनी है, और एक आपके उत्तल दर्पण के 2 उपयोग हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। और इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करना है, साथ साथ लिख लेना है। और किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सभी बच्चे एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और वो आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन के आंसर में आपको प्रॉब्लम है, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है और प्रकाश परावर्तन के जो नियम है वो आपको लिखने हैं। यानी एक तो प्रकाश का परावर्तन क्या है और एक प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम है, सभी नियम आपको लिखने हैं। और अवतल और उत्तल दर्पण है, उन दोनों का एक एक उपयोग आपको लिखना है। ओके, तो ये आपके दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन के 2 नियम हैं आपके, दोनों नियम आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश के अपवर्तन के नियम को परिभाषित कीजिए। इसमें प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके नियम को आपको परिभाषित करना है। और निम्न लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से 2f तथा f1 दूरी के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र है वो आपको बनाना है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो आपको लिखनी है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है, एक तो उत्तल लेंस के लिए और दूसरा अवतल लेंस के लिए। तो दोनों के लिए प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उनका जो किरण चित्र है वो आपको बनाना है। और उन दोनों की जो नेचर है, दोनों की प्रकृति है वो भी आपको बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। यानी प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम आपको लिखना है। और एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको बतानी है और दर्पण की जो फोकस दूरी है उसको आपको ज्ञात करना है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की जो क्षमता है, पावर ऑफ लेंस है, उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आंतरिक विकल्प दिया गया है। इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है कि अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 तथा f1 दूरी की मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण चित्र बनाइए। यानी अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2f1 तथा f1 दूरी के मध्य स्थित किसी बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको डायग्राम बनाना है, किरण चित्र बनाना है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी आपको बतानी है। और बे ऑप्शन में दिया गया है कि जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है। तो इसका उत्तर भी आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि गोलीय लेंस के लिए, यानी गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है, इन तीनों में आपको संबंध लिखना है। यानी लेंस का जो फार्मूला है वो आपको इसमें लिखना है। और आवर्धन किससे कहते हैं, यानी जो मैग्निफिकेशन है उसकी परिभाषा लिखनी है। मैग्निफिकेशन, आवर्धन की जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। और वायु के सापेक्ष काल का अपवर्तनांक है वो आपको 3/2 दे रखा है। और वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो आपको 4/3 दे रखा है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है और जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। यानी दोनों में आपको प्रकाश की जो चाल है वो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम है वो किस दर्पण के लिए लागू होते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके केवल समतल दर्पण के लिए, यानी परावर्तन के जो नियम है वो किस दर्पण के लिए लागू होते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है कि केवल समतल दर्पण के लिए, और बी ऑप्शन में दिया गया है कि केवल उत्तल दर्पण के लिए, और सी ऑप्शन में दिया गया है आपके केवल अवतल दर्पण के लिए, और डी ऑप्शन में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। यानी पानी है, जो जल है, उसका अपवर्तनांक आपको 1.33 दे रखा है। और पानी में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो पानी में प्रकाश की जो चाल है, जो स्पीड है, वो क्या होगी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1.33 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और बी ऑप्शन में दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और सी ऑप्शन में दे रखा है 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और डी ऑप्शन में दिया गया है 2.56 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है, यानी प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, और आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यानी एक तो आपको इसमें प्रतिबिंब की परिभाषा बतानी है, और दूसरा है आपके आभासी और वास्तविक। यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक तो आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो दोनों में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, दोनों में आपको अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इन दोनों में आपको अंतर लिखना है। ओके, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में आपको अंतर याद करना है, और दोनों के 2 उपयोग याद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आंतरिक विकल्प आपको दिया गया है। तो ए ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री है उनको आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो काला प्रतीत क्यों होता है, क्या रीजन है वो आपको लिखना है। और बे ऑप्शन में दिया गया है कि आंख की पुतली के आकार को
आंख की पुतली के आकार को इसका कौन सा भाग नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उस भाग का आपको नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यानी स्वच्छ आकाश है उसका रंग है वो नीला क्यों होता है, क्या कारण है वो आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निकट दृष्टि दोष, एक तो निकट दृष्टि दोष है और दूसरा है आपके दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तो दोष युक्त नेत्र का किरण चित्र बनाइए, किरण चित्र बनाना है आपको और सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है उसका मान लिखना है। तो न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है कि आंख के दो मुख्य दोषों के नाम बताइए। तो आंख के मुख्य दोष कौन कौन से हैं, एक तो निकट दृष्टि है, दूर दृष्टि है और एक जरा दृष्टि। तो 3 दोष हैं, तीनों दोषों के नाम आपको लिखने हैं और उनके उत्पन्न होने के जो कारण हैं, जो रीजन है वो आपको बताने हैं और उनके निवारण के उपायों को भी आपको समझाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष है जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष है वो क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसका निवारण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है कि प्रिज्म के लिए, प्रिज्म है उसके लिए आपको एक तो प्रिज्म कोण और एक विचलन कोण दोनों को आपको परिभाषित करना है, यानी प्रिज्म कोण और विचलन कोण दोनों की आपको परिभाषा है वो याद करनी है। और श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में वर्णों का क्रम है वो आपको लिखना है। तो वर्णों का क्रम होता है आपके VIBGYOR। ओके। और इंद्रधनुष के बनने की जो प्रक्रिया है वो भी आपको समझानी है कि इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो टिंडल प्रभाव के बारे में आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाती है, यानी अभिनेत्र लेंस है उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, तो वह क्या कहलाती है, तो उसे हम नेत्र की समजन क्षमता कहते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत से विद्युत साधिंत्रों को संयोजित करने से क्या हो सकता है। तो एक ही सॉकेट से अधिक सारे जो साधिंत्र है उनको अगर हम जोड़ेंगे, उनको संयोजित करेंगे तो क्या होगा, अतिभारण होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके कि एक 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, यानी एक 100 वाट का क्या है, बल्ब है और उस बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में लिया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की जो दर है, जो रेट है वो 4.00 रुपये प्रति यूनिट है, यानी एक यूनिट का जो मूल्य है वो 4 रुपये है। तो 30 दिन में विद्युत खर्च की जो गणना है, जो कैलकुलेशन है वो आपको ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम के नियम का कथन लिखिए, यानी ओम का नियम क्या है और इस नियम के सत्यापन को प्रयोग के द्वारा समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि नामांकित परिपथ आरेख की सहायता से श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको व्युत्पन्न करना है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये विद्युत जनित्र है जिसे डायनेमो कहा जाता है, तो उसका आपको नामांकित चित्र है वो बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरी रेखाओं को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि धारावाही प्रणालिका की सहायता से किसी नरम लोहे की छड़ को चुंबक में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उपयुक्त चित्र बनाकर आपको वर्णन है वो करना है।
और क्वेश्चन नंबर 29 है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, यानी 2025 में साइंस का जो पेपर आने वाला है उस पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है और किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए और इनकी 4 विशेषताएं हैं वो भी आपको लिखनी है, और सरल विद्युत मोटर है उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो इनके अलावा आपको फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे फिजिक्स से। तो फिजिक्स के ये 25 नंबर आप मात्र एक वीडियो को देखकर पूरा कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। तो आपको केवल ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है बार बार, और अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।